नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम क्लास 10 विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय आनुवांशिकता को आसान भाषा और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझेंगे, जहां जानेंगे लक्षणों की वंशागति के मेंडल का योगदान, मेंडल का एक संकरण प्रयोग, मेंडल का द्विसंकरण प्रयोग, मेंडल के नियम, लिंग निर्धारण, गुणसूत्र, जीन और उनसे जुड़े सारे जरूरी प्रश्न। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये अध्याय बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। आनुवंशिकी दो बातों का अध्ययन करती है। 1. आनुवंशिकता या वंशागति, हेरेडिटी। 2. विविधता या विभिन्नता, वेरिएशन। आनुवंशिकता, वंशागति, माता पिता के गुणों का पूरी विश्वसनीयता के साथ संतान में जाना, जैसे आंखों का रंग, बालों का रंग आदि। विविधता, विभिन्नता, माता पिता और संतान के लक्षणों में असमानता, जैसे भाई बहनों की लंबाई, रंग अलग अलग होना। विविधता के प्रकार, विविधता दो प्रकार की होती है। ए. शारीरिक कोशिका विविधता, सोमैटिक वेरिएशन। बी. जनन कोशिका विविधता, गेमेटिक वेरिएशन। शारीरिक कोशिका में विविधता, ये शरीर की कोशिकाओं में होती है। यह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती, जैव विकास में सहायक नहीं। इसे उपाजित लक्षण भी कहते हैं। उदाहरण, कानों में छेद कराना, कुत्तों की पूंछ काटना। जनन कोशिका विविधता, ये जनन कोशिकाओं, शुक्राणु व अंडाणु में होती है। यह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होती है, जैव विकास में सहायक होती है। इसे आनुवंशिक लक्षण भी कहते हैं। उदाहरण, मानव के बालों का रंग, मानव शरीर की लंबाई। परीक्षा के लिए याद रखने योग्य बातें। पहले, जैव विकास केवल जनन कोशिका विविधता से होता है। दूसरा, उपाजित लक्षण वंशानुगत नहीं होते हैं। तीसरा, आनुवंशिक लक्षण अगली पीढ़ी में जाते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 1822 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1884 ईस्वी में हुई थी। ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गिरजाघर में हुई थी। विज्ञान एवं गणित के अध्ययन के लिए वियना विश्वविद्यालय गए। मेंडल ने मटर एवं अन्य जीवों पर अध्ययन किए। मेंडल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी के एक पौधे द्वारा प्रदर्शित लक्षणों का रिकॉर्ड रखा तथा गणना की। वंशागत लक्षण, वे लक्षण जो माता पिता से संतानों में जाते हैं। ये लक्षण डीएनए में उपस्थित होते हैं। उदाहरण, मानव में नेत्र का रंग, बीजों का रंग, त्वचा का रंग आदि। उपाजित लक्षण, ये लक्षण व्यक्ति के जीवन काल में बनते हैं और अगले पीढ़ी में नहीं पहुंचते। उदाहरण, मोटापा, हाथ कट जाना आदि। आनुवांशिकता की परिभाषा, आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी, माता पिता, दूसरे पीढ़ी, संतान में स्थानांतरित होना आनुवांशिकता कहलाता है। आनुवांशिकता के कारण ही पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों में समानता बनी रहती है। आनुवांशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1866 में की थी। आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेटसन ने 1905 में किया था। मटर का वैज्ञानिक नाम पायसम सटाइवम था। 1. मेंडल ने विभिन्न लक्षणों वाले मटर के पौधों को लिया, जैसे लंबे पौधे तथा बौने पौधे। 2. मेंडल ने मटर के 7 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया। इसमें पहला, बीज का आकार। दूसरा, बीज का रंग। तीसरा, फूल का रंग। चौथा, फली का आकार। पांचवा, फली का रंग। छठवां, पुष्प की स्थिति। सातवां, तने की ऊंचाई पर अध्ययन किया। 3. मेंडल ने अपने प्रयोग में लगभग 29,000 मटर के पौधों पर अध्ययन किया, जो 8 वर्षों तक चला। 4. वो समयकाल सन 1857-1865 ईस्वी तक था, जिसके अंतर्गत इन्होंने कठिन श्रम किया। 5. उन्होंने अपने सिद्धांतों को नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की सभा में रखा। मेंडल ने आनुवांशिकता प्रयोग में मटर का पौधा इसलिए चुना क्योंकि 1. मटर का पौधा वार्षिक पौधा होता है, अतः इसका जीवन चक्र छोटा होता है, जिससे कुछ ही समय में इसकी अनेक पीढ़ियों का अध्ययन करने में सुविधा मिलती है। 2. मटर के पौधे में द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं, अर्थात नर व मादा जननांग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। 3. मटर के पौधे में अनेक तुलनात्मक लक्षण पाए जाते हैं। 4. इनमें स्वपरागण की क्रिया पाई जाती है। 5. इनमें कृत्रिम पर परागण द्वारा संकरण कराया जा सकता है। दूसरे शब्दों में मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चयन: 1. वार्षिक पौधा। 2. द्विलिंगी पुष्प अर्थात स्वपरागण पर परागण। 3. अनेक लक्षण। जीन प्रारूप, जेनोटाइप, किसी जीव की आनुवांशिक रचना किस प्रकार है, इसे जीन प्रारूप शब्द द्वारा व्यक्त किया जाता है। जीन प्रारूप दिखाई नहीं देते हैं। दृश्य प्रारूप, फिनोटाइप, किसी जीव में गुणों की बाह्य अभिव्यक्ति किस प्रकार की है,
इसे शब्द दृश्य प्रारूप द्वारा बताया जाता है, जैसे रंग, आकार, रूप आदि। डीएनए, जीन तथा गुणसूत्र का संबंध। केंद्र के अंदर धागे जैसी दिखने वाली संरचना गुणसूत्र है। आरएनए, इसका पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए, इसका पूरा नाम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए और प्रोटीन मिलकर गुणसूत्र बनाते हैं। दूसरे शब्दों में लिखा जाएगा, डीएनए जोड़ प्रोटीन इक्वल्स गुणसूत्र। समयुग्मजी, जब किसी विशिष्ट जीन के दोनों एलील समान होते हैं तो इसे समयुग्मजी कहा है। जैसे कैपिटल डबल टी, स्मॉल डबल टी। विषम युग्मजी, किसी विशिष्ट जीन के दोनों युग्म विकल्पी भिन्न होते हैं तो इसे विषम युग्मजी कहा जाता है। जैसे कैप्टन टी, स्मॉल टी। कैप्टन टी लंबा, प्रभावी गुण। स्मॉल टी बौना, अप्रभावी गुण। डबल कैपिटल टी वाले व्यक्ति हमेशा लंबा होगा, इसे शुद्ध लंबे कहते हैं। कैप्टन टी तथा स्मॉल टी वाले व्यक्ति शंकर लंबे होते हैं। डबल स्मॉल टी वाले व्यक्ति बौने होते हैं। मेंडल के एकल संकर संकरण, जब एक ही लक्षण को ध्यान में रखते हुए इसके भिन्न युग्म विकल्पी वाले पौधों में संकरण कराया जाता है तो इसे एकल संकर संकरण कहा जाता है। जैसे पौधे की लंबाई को ध्यान में रखकर एक लंबे पौधे और एक बौने पौधे के बीच संकरण कराया जाए। चित्र की व्याख्या। P1 पीढ़ी में शुद्ध लंबा पौधा, डबल कैपिटल टी। शुद्ध बौना पौधा, डबल स्मॉल टी। F1 पीढ़ी, जब कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी का संकरण कराया जाता है तो सभी संतानों में जीन संयोजन होता है, कैपिटल टी, स्मॉल टी। F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे दिखने वाले अर्थात संकर लंबे प्राप्त होते हैं। अतः पौधों का लंबापन प्रभावी गुण है जबकि बौनापन अप्रभावी गुण है। F2 पीढ़ी, जब F1 पहले कैपिटल टी, स्मॉल टी के साथ जब दूसरे कैपिटल टी, स्मॉल टी का संकरण होता है तो डबल कैपिटल टी, शुद्ध लंबा। कैपिटल टी, स्मॉल टी, संकर लंबा। डबल स्मॉल टी, बौना। फिनोटाइप अनुपात, दृश्य प्रारूप, लंबे अनुपात बौने। 3:1। जीनोटाइप अनुपात, जीन प्रारूप, शुद्ध लंबा अनुपात संकर लंबा अनुपात बौना। 1:2:1। परीक्षा के लिए निष्कर्ष। F पीढ़ी में अप्रभावी गुण बौना पुनः प्रकट होता है। यह मेंडल के पृथक्करण के नियम को दर्शाता है। निष्कर्ष। मेंडल ने एक मटर के लंबे पौधे तथा बौने पौधे को लेकर संकरण कराया तो पाया कि जब शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। जब F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधों के बीच स्वपरागण कराया गया तो F2 में लंबे व बौने दोनों प्रकार के पौधे प्राप्त हुए। लक्षण प्रारूप अनुपात, फिनोटाइप 3:1। जीन प्रारूप अनुपात, जीनोटाइप 1:2:1। मेंडल के द्विसंकर क्रॉस, जब दो गुणों को ध्यान में रखते हुए इसके भिन्न युग्म विकल्पी वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाए तो इसे द्विसंकर संकरण कहा जाता है। जैसे मटर के बीज के आकार और रंग को ध्यान में रखकर गोल व हरे और झुर्रीदार व पीले बीजों वाले पौधों में संकरण कराया जाए। बीज का आकार, गोल बीज, झुर्रीदार बीज। बीज का रंग, पीला रंग, हरा रंग। कैपिटल आर वाले गोल बीज, स्मॉल आर वाले झुर्रीदार बीज। कैपिटल वाई वाले पीला बीज, स्मॉल वाई वाले हरा बीज। चित्र की व्याख्या। P1 पीढ़ी में जब गोल और हरे बीजों का झुर्रीदार पीले बीज से संकरण कराया जाता है तो निष्कर्ष, पहली F1 पीढ़ी में गोल व पीले बीज प्राप्त होते हैं। अतः गोलपन व पीला रंग प्रभावी गुण है। ये चित्र द्विसंकर संकरण का है। मटर में बीज का आकार कैपिटल आर, स्मॉल आर और बीज का रंग कैपिटल वाई, स्मॉल वाई दिखाया गया है। दोनों माता पिता से बनने वाले गैमीट कैपिटल आर, कैपिटल वाई। कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। इसीलिए 4x4 = 16 खाने का पनट स्क्वायर बना है। संतति के लक्षण। चित्र में रंगीन बिंदुओं से 4 प्रकार के फिनोटाइप दिखाए गए हैं। 1. गोल पीला को लाल रंग से दिखाया गया है, इसकी पहचान RY_, ये 9 है। 2. गोल हरा को आसमानी नीले रंग से दिखाया गया है, इसकी पहचान R_YY, ये 3 है। 3. झुर्री पीला को पीले रंग से दिखाया गया है, इसकी पहचान RRY, ये 3 है। 4. झुर्री हरा को गुलाबी रंग से दिखाया गया है, इसकी पहचान RRYY, ये 1 है। फिनोटाइपिक अनुपात, दृश्य प्रारूप 9:3:3:1 ये दर्शाता है कि दोनों लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशागत होते हैं। मेंडल के प्रमुख 3 नियम है। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। प्रभाविता का नियम। मेंडल के प्रभाविता का नियम मेंडल द्वारा प्रतिपादित एक संकर संकरण
पर आधारित है। जब शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में विपरीत लक्षणों में से केवल एक प्रभावी लक्षण लंबापन दिखाई देता है। अप्रभावी लक्षण बौनापन छिपा रहता है। उदाहरण, जब शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में प्राप्त सभी लक्षण पादप 100% लंबे प्राप्त है, क्योंकि लंबेपन का लक्षण प्रभावी है। पृथक्करण का नियम, जब प्रथम संतानीय पीढ़ी F1 के विषमयुग्मनजी पौधों में स्वपरागण कराते हैं तो द्वितीय संतानीय पीढ़ी F2 के सदस्यों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। अतः ये लक्षणों के पृथक्करण का नियम कहलाता है। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। उदाहरण, जब F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधों के बीच स्वपरागण कराया गया तो F2 में लंबे व बौने दोनों प्रकार के पौधे प्राप्त हुए। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इस प्रकार के संकरण में जब किन्हीं 2 या 2 से अधिक कारक युग्मों के लिए 2 जोड़ी विपरीत प्रभावों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो इन कारकों का पृथक्करण तथा चयन स्वतंत्र रूप से होता है। अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करती है। उदाहरण, F2 पीढ़ी की संतानों में दोनों लक्षण गोल आकार व हरा रंग तथा झुर्रीदार आकार व पीला रंग संकरण से प्राप्त F1 पीढ़ी में अलग अलग लक्षणों के प्रभाव जीन्स पृथक हो गए तथा F2 पीढ़ी में ये स्वतंत्र रूप से संयुक्त होकर प्रकट हुए। इसी कारण झुर्रीदार बीजों के साथ पीला रंग भी और गोल बीजों के साथ हरा रंग भी प्रकट हुआ। गुणसूत्र, ये जीव की कोशिका के केंद्रक में उपस्थित धागे के आकार की संरचनाएं होती है। ये केंद्रक में पाए जाने वाले न्यूक्लियोप्रोटीन हैं। ये कुंडलित धागेनुमा संरचना के रूप में दिखते हैं। स्ट्रासबर्गर ने सन 1875 में इनकी खोज की थी। गुणसूत्र शब्द का प्रयोग वाल्डेयर ने सन 1888 में कोशिका विभाजन का अध्ययन करते हुए दिया था। गुणसूत्रों के प्रकार: 1. कायिक या अलिंग या स्वजात गुणसूत्र। 2. लिंग गुणसूत्र। कायिक या अलिंग या स्वजात गुणसूत्र वे गुणसूत्र जो लिंग लक्षणों को छोड़कर जीन के अन्य लक्षणों का निर्धारण करते हैं कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं। कायिक गुणसूत्र नर और मादा दोनों प्रकार के जीवों में समान होते हैं। लिंग गुणसूत्र लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। ये नर और मादा दोनों में अलग अलग होते हैं। ये प्रायः X और Y गुणसूत्र होते हैं। नोट: मानव में कुल 22 जोड़े ऑटोसोम्स तथा एक जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। लिंग निर्धारण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा ये सुनिश्चित होता है कि जंतुओं में लैंगिक 33 जनन के पश्चात उत्पन्न होने वाला संतान नर होगा या मादा होगी। निष्कर्ष: 1. मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया युग्मक जनन के दौरान होती है। युग्मक जनन में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है। 2. स्त्री में बने हुए युग्मक 22 जोड़ X व 22 जोड़ X गुणसूत्र, जबकि पुरुष में 2 प्रकार के युग्मक 22 जोड़ X तथा 22 जोड़ Y गुणसूत्रों वाले होते हैं। 3. निषेचन के पश्चात समय नर से प्राप्त शुक्राणु X या Y गुणसूत्र वाला अन्न से मिलता है। इस प्रकार लिंग का निर्धारण में बने युग्मनज में क्रमशः 44 जोड़ XX या 44 जोड़ XY गुणसूत्र हो सकता है। 4. इस प्रकार लिंग का निर्धारण निषेचन के समय ही शुक्राणु के गुणसूत्र द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि सभी मादा एक ही प्रकार के गुणसूत्र रखते हैं।